A very good morning to dear students. Welcome to Edu Learning. चैप्टर नंबर 2 चल रहा था एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। मैंने कल आपको बताया था कि आज हमारा जो सेल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम क्या करेंगे, सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस को क्या बोलती हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल। यानी जिस तरह से हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, और अब हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे। राइबोसोम्स देखा था जिसे प्रोटीन कंट्रोलर, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट देखा था जिसे किचन ऑफ सेल बोलते हैं, किचन ऑफ सेल बोलते हैं। अब हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमें कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन, ऐसे ही सेल का कंट्रोलर कौन होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको यही बताया था कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का। वहीं पे यूकैरियोटिक होता है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ओके, तो किस बेसिस पर, अगर न्यूक्लियस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं किसी भी सेल को, तो दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर हमने देखा था कि क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड नहीं होता है। लेकिन वहीं पे हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड होता है। ओके, आते हैं हमारे टॉपिक पर, न्यूक्लियस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपके टिक लगाती हूँ, ये हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, इसीलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको अंडरलाइन करती हूँ। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जैसे मैंने क्या बताया था, सेल को सबसे पहले, डेड सेल को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन की बात आती है तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था, सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था। ओके, ज्यादातर सारे प्लांट और एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है सब में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कंसीडर्ड एज डायरेक्टर ऑफ सेल एंड कंट्रोलर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आप खुद सोचिए, अभी तक मैंने आपको कितने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ाए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तीसरा कौन सा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तीसरा कौन सा होता है, न्यूक्लियस। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सारे लाइसोसोम्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। वहीं पे बात करें राइबोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, खुद ही दिमाग लगाइए, डबल मेम्ब्रेन होगी तो आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। ये जो स्पेस है इसको क्या कह रहे हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या कह रहे हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये छोटे छोटे से पोर कॉम्प्लेक्स है इनके बीच में। ठीक है, विच कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एनक्लोजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, केंद्रक ने रॉबर्ट ब्राउन को किया। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, डबल झिल्लेदार स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, यानी कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में अंदर जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो थोड़ी पेरिफेरी पर होती है क्योंकि वैक्यूल आ जाता है। वहीं पे एनिमल सेल की बात करें तो बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसे कंट्रोलर ऑफ सेल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है। सुना होगा डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक टू जेनेटिक, जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, कोई भी सपोज करो हमें टेस्ट करवाना है, कोई भी पेरेंट है उनका चाइल्ड के बारे में नहीं पता है, तो पता करवाना तो कहते नहीं डीएनए टेस्ट करते हैं। तो वो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट
होता है। न्यूक्लियस के बिल्कुल क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, जैसे ही वो रेप्लिकेट करता है डीएनए उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जीन्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेल, क्रोमेटिन नेट और न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन विद अ स्पेस कॉल्ड अ पेरीन्यूक्लियर स्पेस, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस इन दोनों के बीच में है, ओके। वहीं पे हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियो, जैसे मैंने आपको बताया था सेल के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस में अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड लाइक एक गाढ़ा स्ट्रक्चर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस के अंदर, प्लाज्म यानी फ्लूइड। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ओके। तो न्यूक्लियस फील्ड विच कंटेन केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, एटीपी और बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड जैसे आपने देखा होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 4 आप देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का तो प्यूरिन्स, पिरिडमिन्स होते हैं जिसके अंदर एडेनिन, गाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये होते हैं। ये आपके अभी नहीं है, थोड़ा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपके है नहीं। जब डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं तब आप उधर पढ़ते हो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। क्रोमेटिन नेट, अब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के बीच में वो ये नहीं कि डीएनए डायरेक्ट होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, कंडेंस होता है। जैसे जैसे सेल डिवाइड करती है, यानी एक सेल जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनाती है तब ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन जो अगली फेसेस पढ़ेंगे, वो पिघलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, कंडेंस होते हैं और फाइनली क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। फिर हम देखेंगे एस फेस इसके अंदर आएगा जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है, ओके। इट इज एम्बेडेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर धसा हुआ होता है। इट इज मेनली फॉर्म बाय डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, किसका बना हुआ होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये जो फाइबर्स होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे कोई अपन ने रस्सी बांध ली हो, बिल्कुल रस्सी को यूं बांध के रख दिया हो, वैसे ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर जब सेल डिवीजन होता है, जब हम पढ़ेंगे कल क्लास में, जब सेल डिवीजन होता है ये कंडेंस होता है, अलग अलग होता है और फाइनली क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। फिर वही क्रोमोसोम्स डीएनए में बदलते हैं जब रेप्लिकेशन होता है एस फेस में, यानी रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना। फादर और मदर से क्या बोलते हैं, उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है, ओके। न्यूक्लियस क्या होता है, साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है यहाँ पर। और ये स्ट्रक्चर देखिए, इसकी लेयर को क्या कहते हैं, कैरोथीशा कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये बीच में क्रोमेटिन मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। जो आपको बीच बीच में दिख रहे हैं ये पोर कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो ये हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा, कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं, 4 पार्ट का बना हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। देखेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूं, क्या करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीन्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। हिंदी में बोलते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और बोले तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, ओके। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स की फॉर्म में। सेकेंड, वेरिएशंस पैदा करता है, वेरिएशंस इज ड्यू टू न्यूक्लियस। वेरिएशंस मतलब क्या अलग है, हम सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं।
हाँ, भले ही हमें मम्मी पापा जब जैसे कोई भी पीढ़ी होती है, हम सारी की शक्ल एक जैसी नहीं होती है, अलग होती है। क्यों? क्योंकि जब मेंडल ने जेनेटिक्स की डिस्कवरी की थी, उसने ये बोला था कि जैसे जैसे जनरेशन आगे आती जाएगी उसमें उतनी ज़्यादा वेरिएशंस यानी उतनी ज़्यादा असमानताएं आती जाएगी। ओके, तो वेरिएशंस हर सब की शक्लें अलग अलग होती है और बहुत सारे जीन्स अलग होते हैं। कोई इंटेलिजेंट होता है तो कोई क्या बोलते हैं, कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है, तो सब में अलग अलग जीन्स के थ्रू ही वो ट्रांसफर होते हैं। और इस तरह से जैसे आपको पता होगा, जीन्स की बात करें, एक्स वाई क्रोमोजोम्स की बात करें, आपने सुना होगा मदर और फादर से उसके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, और वही तो क्या है, जीन्स ही तो एक तरह से क्रोमोजोम्स। ठीक है, वेरिएशंस किसकी फॉर्म में आते हैं, न्यूक्लियस की वजह से ही वेरिएशन आते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। बस ये दो फंक्शंस आपको न्यूक्लियस के याद रखने। और थर्ड लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड द कंट्रोलर ऑफ सेल। क्या कहते हैं, सेल का कंट्रोलर इसे कहते हैं। ओके, तो कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बता देती हूँ क्या होता है। एक सेल से जब दूसरी सेल डिवाइड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। 4 फेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। उसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, किस तरह से सेल डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमेटिन जो नेटवर्क है वो क्रोमोजोम्स में डेवलप होता है। तो ये 4 फेसेस कल हम देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।